गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। आज हम अपनी 12th बिजनेस से एक इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसके फीचर्स और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हमें हेनरी फ्योन्स ने दिए हैं, जो हमारे फादर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी कहलाते हैं, उनके आज हम प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते एक जनरल गाइडलाइंस है, जो एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट के लिए बताती है, एक गाइडलाइंस देती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम अपने टारगेट को मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में अचीव कर सकें। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। अब आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा कि प्रिंसिपल वर्ड सर बोल रहे तो इट्स मीन कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट मैनेजमेंट इज अ साइंस जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, बट इट इज अप्लाइड साइंस, नॉट अ जनरल साइंस। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है। जब इनकी ज़रूरत होती है उस टाइम इनको अप्लाई कर दिया जाता है, और जब हमें ये लगता है कि आज इनमें इन चीज़ों की चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम उनमें चेंज करके जो है इनको दोबारा से पब्लिश कर देते हैं। क्लियर है? तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास में दो तरह के प्रिंसिपल काफ़ी बिहेव में आते हैं। एक बिहेवियर प्रिंसिपल, नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो हमारे पास बिहेवियर प्रिंसिपल है वो हमें दिए हैं मिस्टर हेनरी फ्योन ने, और जो हमारे पास साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो हमारे दिए हैं फ्रेडरिक एफ टेलर जी। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट जो हम अपने बिहेवियर प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रिंसिपल के फीचर्स की बात करें तो प्रिंसिपल के फीचर्स में कि प्रिंसिपल आपके यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ इंडिया में ही लागू नहीं होते, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इनको फॉलो किया जाता है। ये एक जनरल गाइडलाइंस के रूप में होते हैं। जनरल गाइडलाइंस मतलब ये बताते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्रेन्योर को कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से वर्कर से काम करवाना चाहिए इनके बीच में। ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर की गई है। बार बार इनको जो है रिव्यू किया गया है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को। उसके बाद जो है ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल हुए हैं। फ्लैक्सिबल इन नेचर होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो प्रिंसिपल है ये फ्लैक्सिबल है, जब चाहे आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेनली बिहेवियरल ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये एक व्यक्ति के बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, एक व्यक्ति के बिहेवियर पे इफेक्ट डालते हैं, किसके? हेनरी फ्योन के। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। देखिए जो हेनरी फ्योन है, हेनरी फ्योन के जो प्रिंसिपल है मेनली कॉज एंड इफेक्ट पे बेस होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट से हमारा मीनिंग है कि जो भी चीज़ कुछ हमारे पास में अगर हुई है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। जैसे अगर हमारे पास में वर्कर जो है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, और उस कारण की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हमें बताता है कि किसी भी चीज़ के क्या कारण थे और उनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके बेस पे हेनरी फ्योन ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं अपने। ठीक है, और ये कंटिजेंट होते हैं। कंटिजेंट मीन्स फ्यूचर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। फ्यूचर पे ये इफेक्ट डालते हैं। प्रेजेंट में अगर आप कोई काम करते हैं उस प्रेजेंट में किए हुए काम का इफेक्ट आपके फ्यूचर जो होता है उसके ऊपर काफ़ी हद तक पड़ता है। तो प्रेजेंट में आप जैसा काम करेंगे, जैसा काम करवाएंगे अपने एम्प्लॉय से, उसका इफेक्ट फ्यूचर में काफ़ी हद तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्योन के जो है प्रिंसिपल्स के बारे में। तो हेनरी फ्योन ने जो अपनी इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट उसने एक बुक लिखी थी हेनरी फ्योन जी ने, उस बुक के अंदर उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। तो आज हम इनके हेनरी फ्योन के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योन। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेनरी फ्योन के प्रिंसिपल से तो हमारे पास में हेनरी फ्योन के फर्स्ट प्रिंसिपल के तौर पे है डिवीज़न ऑफ वर्क। ये इनका फर्स्ट प्रिंसिपल है, डिवीज़न ऑफ वर्क।
डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योर्ड ने ये कहा है कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, जैसे एक परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर एक पूरी कंपनी के जो काम है उस काम को ग्रुप में बांट देना है और उन ग्रुप्स की सबकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सेट कर देनी है ताकि जो है काम को अचीव किया जा सके अच्छे ढंग से। अब देखिए, अगर ये डिवीजन ऑफ वर्क ना हो, हम सोचे कि सारे के सारे काम को अगर मैनेजमेंट ही संभाल ले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हमें अपने काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक स्कूल खोला है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, उस स्कूल की हमने कई ब्रांच खोल दी हैं। क्या हम एक ही टाइम पे हर एक ब्रांच में अवेलेबल हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते। तो हमें अपने नीचे कुछ ऐसे अच्छे प्रिंसिपल्स, ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स बनाने होंगे जो एक विंग को एक संभाले, दूसरे विंग को कोई और, तीसरे विंग को कोई और संभाले, क्योंकि एक ही व्यक्ति हर जगह एक ही टाइम पे अवेलेबल होना पॉसिबल उसके लिए है ही नहीं। तो हमें काम को डिवाइड करना ही पड़ेगा ताकि हर काम को जो है इजीली अचीव किया जा सके। नेक्स्ट वन इन्होंने कहा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से मीन क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन है, देखिए एक वर्ड है अथॉरिटी, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मीन होता है किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए उस काम से ज़रूरी जो है हमें उसे पावर देनी चाहिए ताकि उस काम को वो अच्छे ढंग से कर सके। जैसे कि मैंने अपने एक वर्कर को ये जो है काम दिया है कि भाई तुझे जो है दुकान को संभालना है, तो इन दैट केस मुझे उसको पावर भी देनी होगी कि वो दुकान में रखे हुए सामान को बेच सके, उससे जो उसके लिए सामान की रिक्वायरमेंट है तो खरीद सके, किसी को भी पेमेंट करनी है तो कैश वगैरह विड्रॉ कर सके, इस रिलेटेड उसे पावर देनी होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अपनी कोई पावर किसी अपने जूनियर को दे देना, अपनी जो है ना मतलब एक तरह से कह सकते हैं डेलीगेशन एक वर्ड यूज़ होता है, अलगाव एक वर्ड यूज़ होता है। देखिए हर एक व्यक्ति सारे काम को तो नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना काम दूसरों में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपना काम किसी व्यक्ति को देते हैं वैसे ही वो व्यक्ति हमारे प्रति क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस काम को करने के लिए। समझ रहे हैं? इन डैट केस जैसे मान लीजिए हमने अपने नीचे डिपार्टमेंट बनाया, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ऐसे। तो परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेट परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल और अदर इक्विपमेंट फॉर द कंपनी। ठीक है, और वी हैव टू गिव अ पावर टू द परचेज मैनेजर टू परचेज एन इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस विच इज़ द बेटरमेंट फॉर द कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में एक जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्योर्ड का, उस प्रिंसिपल में हमें बताया गया डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन एक ऐसा पॉइंट है जो लाइफ में हर एक टाइम हमारी मदद करता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा तो कभी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति हम तभी रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं जब हमारी कंपनी में डिसिप्लिन होगा। अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी वर्कर टाइमली काम नहीं करेगा, कोई भी टाइम पे कंपनी में नहीं आएगा, कोई भी काम की अहमियत को नहीं समझ पाएगा। तो वी हैव टू क्रिएट अ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो डिसिप्लिन स्टिक भी हो सकता है, डिसिप्लिन पोलाइट वे में भी हो सकता है, डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर पे वो किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन क्रिएट करता है। बट विदाउट डिसिप्लिन टारगेट नेवर बी अचीवेबल। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एंड एक है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमेशा ये दो प्रिंसिपल एक साथ चलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का मीन होता है कि कमांड हमेशा एक व्यक्ति से, एक सीनियर से आनी चाहिए सभी के सभी वर्कर को। जैसे कि कंपनी में ए हमारा सीनियर है तो कमांड जब भी मिलेगी, जैसे बी हो, सी हो, डी हो, तो कमांड एक ही व्यक्ति से मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी में एंटरप्रेन्योर अलग अलग हैं तो सभी के सभी कमांड देंगे। लाइक ए और ई दो कंपनी के मालिक हैं और उस केस में बी, सी, डी हमारे वर्कर हैं,
ए भी इसको कमांड दे रहा है सबको, और ई भी जो है इनको कमांड दे रहा है, तो इन दैट केस बी और सी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसकी बात माने। तो इन दैट केस ये जो हमारे पास होगा तरीका ये गलत है, और सही तरीका क्या है हमारे पास ये है कि हमें जो मिले कमांड मिले, जो हमें ऑर्डर मिले, वो ऑर्डर मस्ट बी रिसीव ओनली फ्रॉम द वन सुपीरियर, नॉट फ्रॉम द मैनी सुपीरियर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन जो होती है वो खत्म हो जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीन होता है कि एक ग्रुप को, जिस ग्रुप में कुछ लोग हैं, उस पूरे ग्रुप को एक व्यक्ति लीड कर रहा हो, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मीन्स एक हमारे पास ग्रुप है, एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के जितने भी टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक व्यक्ति के डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे, वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या फ़र्क है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि कमांड रिसीव फ्रॉम द वन सीनियर बाय द होल ऑर्गेनाइजेशन, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीन है कि एक डिपार्टमेंट, एक ग्रुप को जो है कमांड दे रहा होगा एक सीनियर, और एक सीनियर के अंडर जो है वो ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट नहीं होती, एक व्यक्ति अफेक्ट होता है, एक एम्प्लॉय अफेक्ट होता है। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। क्लियर है? जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक चेयरमैन ने जो है स्कूल की 2 ब्रांच खोली। ठीक है, एक ब्रांच दिल्ली खोली है, एक ब्रांच को झज्जर में हरियाणा में खोला है। तो इन दैट केस मान लीजिए जो ब्रांच उन्होंने दिल्ली में खोली है उसको एक प्रिंसिपल लीड कर रहा है, और एक ब्रांच जो उन्होंने हरियाणा में खोली है उसको एक प्रिंसिपल लीड कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए जो चेयरमैन है वो तो दोनों की दोनों विंग जो हो गई हमारे पास दिल्ली और हरियाणा, उन दोनों के हेड हो गए। जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सबको कमांड एक उससे मिल गया। इन दैट केस वहाँ तो अप्लाई होगा यूनिटी ऑफ कमांड। मीन्स चेयरमैन जो है दिल्ली और हरियाणा दोनों को कमांड दे रहे, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन जैसे जो जो हरियाणा के प्रिंसिपल हैं, जो हरियाणा विंग को संभाल रहे हैं, वो वहाँ पे एक प्रिंसिपल डायरेक्शन दे रहे हैं अपने स्कूल, मीन्स हरियाणा के स्कूल को, और जो दिल्ली के प्रिंसिपल है वो दे रहे हैं अपने स्कूल को डायरेक्शन। तो वहाँ पे अप्लाई होगी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि वो एक एक ग्रुप को जो है लीड कर रहे हैं। क्लियर है? समझ गए स्टूडेंट आप इस चीज़ को? ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमसे ये बोला जाता है कि हमें जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में ना सोच करके होल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रिंसिपल का ये अहमियत है। जैसे मान लीजिए जो स्कूल के चेयरमैन हैं, उनको कोई रिसोर्स अरेंज करना है, उस रिसोर्स को वो अपने फ्रेंड के यहाँ से अरेंज करते हैं तो हमें मिल जाता है वो 10 लाख रुपए का। लेकिन अगर उस रिसोर्स को हम कहीं मार्केट से अरेंज करते तो मिल जाता है 7 लाख रुपीज़ का। अब चेयरमैन ने क्या किया कि अपने फ्रेंड को उन्होंने खुश करने के लिए उस रिसोर्स को उन्होंने अपने फ्रेंड से परचेज कर लिया 10 लाख रुपए में, जिससे कंपनी का लॉस हो गया 3 लाख रुपए। इन दैट केस उन व्यक्ति ने वहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट के बारे में ना सोच करके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचा। और वहीं पे अगर चेयरमैन रिसोर्स को परचेज करते बाहर से 7 लाख रुपीज़ में और अपने फ्रेंड से ना परचेज करते, तो इन दैट केस फ्रेंड भलाई उनका जो है उनसे कुछ टाइम के लिए खफा हो जाता, बट कंपनी को फ़ायदा जरूर मिल जाता। तो ये हमारा प्रिंसिपल का मीनिंग होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ जनरल इंटरेस्ट। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बजाय हमें जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक व्यक्ति की कुछ बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, या फिर हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी कुछ जो ज़रूरत है जिसको रुपये से पूरा किया जा सकता है वो उसको मिले। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को कम से कम इतना तो बेसिक पे जरूर करे जिसमें उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाए।
ठीक है। ये नहीं कहते कि हर एक व्यक्ति को जो है मतलब इतना रुपया देना ही चाहिए, बट इतना रुपया जरूर दे कि जिसमें वो व्यक्ति अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान, अपने लिए अपने बच्चों के लिए एजुकेशन, जो भी महंगाई चल रही है उस अकॉर्डिंग चीज़ों को परचेज कर सके और अपने आपका भी जीवन को चला सके और अपनी फैमिली का जीवन भी चला सके। तो मीन्स उतना रेम्यूनरेशन तो अपने एम्प्लॉय को देना ही चाहिए। अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, इतना भी नहीं दे रहे हो कि जिससे वो अपनी कुछ बेसिक नीड भी पूरी कर सके, तो इन दैट केस वो एम्प्लॉय कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा और वो कभी भी अच्छे से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो हमें रेम्यूनरेशन सेट करते टाइम इतना तो जरूर देना चाहिए ताकि एक व्यक्ति की कुछ बेसिक नीड को पूरा किया जा सके। क्लियर है? तो आज के लिए हमारे पास ये 7 प्रिंसिपल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स फ्यूल के। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए आप इतना करेंगे। कोई भी इशू आता है तो 7988967705 मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप कॉल कर सकते हैं और क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है।